ये इस ग्रिड का तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना टाइम है तो ये वाला चैप्टर जरा हमें लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा सेफ है। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, और एक सुपर फास्ट पहले एक रिव्यू। ये चैप्टर लोन्स वगैरह का जिक्र करता है और उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटीज उसका जिक्र करता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रहना होगा। सबसे पहले ये चैप्टर कहता है कि हर कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर है कि बोरो कर सकते हैं। उसने मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है या नहीं लिखा, हर कंपनी हमेशा हक रखती है कि वो बोरो कर सकती है, कमर्शियल बोरोइंग भी कर सकती है और नॉन इंटरेस्ट बेस्ड इस्लामिक बोरोइंग भी कर सकती है। और जब वो बोरो कर सकती है तो साथ ही अपने एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर जमा भी करा सकती है। देन क्या हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? दो रिस्ट्रिक्शन लॉ ने लगाई हुई हैं बोरविंग पे। वो कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब तक आपको नहीं मिला तब तक आप बोरविंग नहीं कर सकते, ये चैप्टर 6 में इसका तस्करा आता है। दूसरा, आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में खुद से कोई पाबंदी लगा दें तो फिर आप उससे ज्यादा बोरो नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वो अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड अथॉरिटी बोरविंग कहलाएगी। फिर ये चैप्टर बताता है कि बोरविंग तीन तरह की होती है। ये बोरविंग हम अपने स्पॉन्सर से भी कर सकते हैं, उसको अदर फॉर्म ऑफ बोरविंग कहते हैं। ये हम किसी बैंक शैंक से भी कर सकते हैं, वो बोरविंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कहलाएगी। और ये बोरविंग हम जनता से भी कर सकते हैं, जिस तरह से प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं इस तरह से हम उनसे कहें कि आओ और हमारी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करो। तो ये तीन तरह की बोरविंग नॉर्मली चलती है। इन बोरविंग्स के ऊपर सिक्योरिटियां भी तीन तरह की हैं। पहले मशहूर जमाना सिक्योरिटी है प्लेज, जिसमें आप अपने फिजिकल मूवेबल एसेट उठा के बैंक के पास रखवा देते हैं, बैंक उनको अपने पास रख लेता है और आपको उसके अगेंस्ट लोन दे देता है। अगर आपने उनके पैसे नहीं दिए तो वो आपके अपने प्लेज हुए हुए अमानतन रखे हुए जो भी चीज है, जैसे सामने एग्जांपल में सोना है, सोना हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, कोई ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको बेच के अपना रिकवर कर लेंगे। लेकिन जब बड़े एसेट्स हैं तो बड़े एसेट्स प्लेज नहीं हो सकते, जैसे जमीन है, प्लॉट वगैरह है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो उठाएं ट्रक में डालें और जाके प्लेज करा दें। उसके केस में आपको जाना पड़ता है फिर मॉर्गेज की तरफ। मॉर्गेज में क्या होता है कि आप अपने उस इमूवेबल एसेट के टाइटल डॉक्यूमेंट को उठा के अपने लेंडर के नाम पे कर देते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर हमने आपके पैसे दे दिए तो आप ये हमारे हमें वापस कर देंगे। तो ये मॉर्गेज कहलाता है। मॉर्गेज की एक ऑफिशियल डेफिनेशन है कंपनी लॉ की, लेकिन वो अजीब सी है, तो इन्होंने सहारा लिया एक और डेफिनेशन का, और वो भी हमारे पास सिलेबस में मौजूद है, तो जो आपको बेहतर लगे। तीसरा तरीका है चार्ज का। इसमें कोई एसेट जमा नहीं कराते, ना कोई टाइटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं। आप क्या करते हैं, आप एक राइट दे देते हैं कि अगर हमने आपके पैसे नहीं दिए तो ये हमारे एसेट्स पड़े हुए हैं, आप आके वो एसेट्स उठा के ले जा सकते हैं। तो वो वाली कंपनी जिनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है और वो नहीं चाहते अपना स्टॉक उठा के बैंक के हवाले कर दें, वो बैंक से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो जितना हमारा कर्जा है आप आके हमारे प्रेमिसेस में हमारे उस उतने स्टॉक को बेच के और अपनी रिकवरी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में आप डिफाइंड एसेट्स को कह देते हैं कि ये तीन चार एसेट्स हैं, पैसे ना दिए ये उठा के ले जाना। फ्लोटिंग में आप कैटेगरी ऑफ एसेट बता देते हैं, आप कहते हैं हमारे स्टॉक में से कुछ भी, हमारे डेटर्स में से कोई भी, हमारे फलाना में से कोई भी। तो ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा लोन्स और सिक्योरिटीज का जिक्र करता है, दूसरा हिस्सा उन सिक्योरिटीज की रजिस्ट्रेशन को जिक्र करता है कि सिक्योरिटीज जो है वो किस तरह से रजिस्टर होंगी, किस तरह से इनकी चीजें चलेंगी। तो ऐसे में सबसे पहले किताब एक लिस्ट बताती है कि ये वो लिस्ट ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस और प्लेजेस हैं जिनको रजिस्टर कराना जरूरी है। एक लंबी सी लिस्ट है जिसको अनफॉर्चुनेटली याद करना पड़ेगा, इसमें 7-8 तरह की बातें हैं। तो इनमें से कोई भी एसेट या इनमें से कोई भी चीज होगी तो आपने उसको लाजमी रजिस्टर करवाना है। लेकिन अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जमा करा दिया जाएगा तो फिर उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, आप जाएंगे, आप रजिस्ट्रार को जब मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ है 30 डेज के अंदर जाके रजिस्टर करा देंगे, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं कराएंगे तो जो आपका क्रेडिटर है या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन वो भी जाके जब रजिस्टर करा सकता है और आपसे उसके रिकवरी कर सकता है। अगर कंपनी कहीं से भी कोई एसेट खरीदती है या कंपनी से कोई एसेट खरीदता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको पता है कि इस पे कोई मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है। देन मॉर्गेज या चार्ज अगर मुल्क से बाहर हो तो इसमें दो सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान में मॉर्गेज आज क्रिएट हुआ और प्रॉपर्टी बाहर है तो आपने देखना है उस मुल्क में भी रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट को और इधर भी रजिस्टर करा देना है। और अगर आपका कागज भी बाहर है और प्रॉपर्टी भी बाहर है तो वहां तो कराना ही कराना है, फिर उस कागज को पाकिस्तान लेके आना है। और वो जितने अरसे में नॉर्मल तरीके से पाकिस्तान पहुंच सकता है वहां से आगे 30 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी, आपने उसको पाकिस्तान में रजिस्टर करना है। फिर हम कहते हैं अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्रेडिटर नुकसान में आ जाएगा। जिसने आपको लोन दिया है कल को वाइंडिंग अप में जब आपके लिक्विडेटर से कहेगा ना कि ये एसेट मेरा है मुझे दे दो, तो वो कहेगा रजिस्टर करवाया था। अगर नहीं करवाया था तो क्रेडिटर फिर साबित नहीं कर सकेगा वो वाला एसेट। लेकिन लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बंदे ने आपको 2 करोड़ का लोन दिया और आपकी एक सिक्योरिटी उसके पास चली गई। सिक्योरिटी को रजिस्टर ना कराने का ये मतलब नहीं है कि लोन से भी वो हाथ धो बैठा, लोन की रीपेमेंट उसी तरह से है, सिर्फ सिक्योरिटी को वो उस तरह से आके कानूनी तौर पे कब्जे में नहीं कर सकेगा। देन लॉ कहता है कि अगर आपने को मॉडिफिकेशन करनी है तो बिल्कुल वैसे ही आप 30 डेज के अंदर अंदर
अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस होनी है तो चेंज के 30 डेज के अंदर अंदर आपने उसको उसी तरह से रजिस्टर करवा देना है। अगर पेमेंट हो जाती है, आप फुल पेमेंट कर देते हैं यानी सेटिस्फेक्शन, या पार्ट पेमेंट कर देते हैं, तो भी आप 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताएं कि भाई हम इसकी पेमेंट कर चुके हैं। रजिस्ट्रार क्रेडिटर से पूछेगा, उसे 14 दिन का टाइम देगा। अगर क्रेडिटर खामोश रहे या कह दे कि सब ओके है, दोनों सूरतों में रजिस्ट्रार अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर देगा। अगर रजिस्ट्रार को खुद भी पता लग गया तो कंपनी के बताने की भी जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रार खुद भी इस चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। देन इसमें रेक्टिफिकेशन आता है। अगर आप मॉर्गेज या चार्ज की पेमेंट बताना भूल गए, रजिस्टर कराना भूल गए, मॉडिफिकेशन रजिस्टर कराना भूल गए, 30 दिन गुजर गए, तो अब रजिस्ट्रार नहीं इसको रजिस्टर करेगा। पहले आपको एसईसी के पास जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी, वो एक नोटिस देगा, फिर वो आप 7 दिनों में रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे कि हमने रेक्टिफिकेशन करवा ली। एक होता है मॉडिफिकेशन, आपने चेंजेस किए तो भी 30 डेज में रजिस्ट्रार के पास जाना है। रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है, आप रजिस्टर कराना भूल गए, टाइमलाइन में वो गुजर गई, अब आपको एससीसीपी के पास जाकर उसको ठीक करवाना पड़ेगा। और फाइनली जितने भी मॉडगेज एंड चार्जेस हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे आप अपने रजिस्टर ऑफिस में। मेंबर्स उससे आके देख सकते हैं, और कंपनी के क्रेडिटर भी बगैर पैसे दिए देख सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए पैसे देना जरूरी है उस रजिस्टर को देखने के लिए। उस रजिस्टर में क्या पर्टिकुलर्स होंगे, वो जो उन्होंने स्पेसिफाइड बताए होंगे वो वाले पर्टिकुलर्स होंगे। तो ये जल्दी जल्दी से हमने इसके ऊपर डिस्कशन की, और जल्दी से इसके पास पेपर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ब्रेक पे जाने से पहले पहले हमें थोड़ी सी खुशी हो कि हमने कुछ डिसेंट कवर कर लिया। ले जी, प्रोसीजर डिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन पेमेंट या सेटिस्फेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज। जो पेमेंट या सेटिस्फेक्शन का सेक्शन है वो उन्होंने पूछा है कि बताएं टाइप 1 सवाल। लिस्ट द मॉर्गेज एंड चार्जेस जिनको रजिस्टर ना कराया तो वो वॉइड हो जाएंगे। वो जो पहली लिस्ट पड़ी थी हमने गंदी सी, वो पूरा का पूरा पूछ लिया टाइप 1 सवाल। ले जी, टेक्निकल सवाल। बी आर प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रेडिंग बिजनेस है और वो ग्रोइंग है। वो अपनी नीड को कैटर करने के लिए 10 मिलियन का शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हैं, जो SYZ बैंक से लिया जाएगा 1 अक्टूबर को, और उसमें सिक्योरिटी होगी मॉर्गेज और फैक्ट्री बिल्डिंग। पेमेंट होगी 1 मई 2013 को। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट बैंक रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज एंड मैटर्स देयर टू। उस बैंक की कोई जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड? पहले कंपनी की जिम्मेदारी है, अगर कंपनी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही तो क्रेडिटर या इंटरेस्टेड पर्सन भी उसको खुद से रजिस्टर करवा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग द चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ, रजिस्ट्रार के पास एक क्यों रजिस्टर कराना जरूरी होता है, ताकि क्रेडिटर बाद में क्लेम कर सके, क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो ये वॉइड हो जाएगा और उसके बाद आके वो सिक्योरिटी आराम से क्लेम नहीं कर सकेगा। बिग बैन लिमिटेड ने एक शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली है कूल बैंक से, और फ्लोटिंग चार्ज है। आपने बताना है कि चार्ज को रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या, और रजिस्टर नहीं कराएंगे तो क्या होगा। एक ही तरह का सवाल फिर से। 15 अगस्त 2015 को मासूम लिमिटेड ने एक शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस रीपे कर दिया है। उसने एक खास फ्लोटिंग चार्ज लिया था। अब आपने ड्यूटीज बतानी है मासूम लिमिटेड की, जब उसने पेमेंट कर दी है तो वो क्या करे। जब पेमेंट कर दी है तो 30 दिन में बताए, और फिर वो आगे वाला सारा प्रोसेस। मॉर्गेज को डिफाइन करें, 2 नंबर का सवाल। EL एक कंपनी है, कोयटा में इनकॉर्पोरेट हुई है, और उनका एक होटल है ईरान में। इन्होंने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया ABC बैंक से, और उन्होंने चार्ज क्रिएट किया प्रॉपर्टी इन ईरान। तो बताएं क्या प्रोसेस होगा। तो नॉर्मल प्रोसेस के साथ बता दें कि क्योंकि दूसरा मुल्क है तो उस मुल्क की अथॉरिटीज को भी देखना होगा, और डॉक्यूमेंट पाकिस्तान पहुंचने के 30 डेज में यहाँ पे रजिस्टर करना। तो इधर सिर्फ उन्होंने सिनेरियो इसलिए दिया है कि आपको समझ आ जाए कि ईरान यानी कि दूसरे मुल्क का जिक्र हो रहा है। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के बारे में जो आप जानते हैं बता दें। तो वो रजिस्टर जो कि मेंबर या क्रेडिटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, और बाकियों को पैसे देने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो सेटिस्फेक्शन की एंट्रियां कर सकता है और चार्ज रिलीज कर सकता है, अगर कंपनी ने नहीं भी बताया। तो वो लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने नहीं बताया और उसको खुद से भी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो अपने तौर पे खुद से उसको लिख सकता है, ये उसके पास पावर है। 6 टाइप ऑफ चार्जेस बताएं जो कंपनी ने लाजमी रजिस्टर कराने हैं रजिस्ट्रार के पास, और बताएं अगर नॉन रजिस्ट्रेशन होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो 6 वो पूछ लिए 3 नंबर के लिए, और 1 नंबर के लिए नॉन रजिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट पूछ लिया। लिस्ट एनी 6 मॉर्गेज एंड चार्जेस जिनको लाजमी रजिस्टर कराना है। 5 सितंबर को ऑरेंज बैंक ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है, और उन्होंने कोयटा में एक फैक्ट्री बिल्डिंग और यूके में एक शोरूम उसको मॉर्गेज करवा दिया।
ओएल की ड्यूटीज क्या हैं? ओएल कौन है? ऑरेंज लिमिटेड, जिसने लोन लिया है। क्या ड्यूटी है उसकी? रजिस्ट्रेशन की, और अगर नॉन रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो आपके ओएल की ड्यूटी है कि 30 दिन में रजिस्टर कराएगा, और चूंकि इसमें एक मुल्क से बाहर की भी प्रॉपर्टी है तो वो वाला रूल भी होगा, और अगर नहीं रजिस्टर कराएगा तो क्या होगा? क्रेडिटर साबित नहीं कर सकेगा बाद में। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस से रिलेटेड रूल्स बता दें 2 नंबर के लिए। तो ये टाइप 1 हो गया, और ये टाइप 2 हो गया, और पहला वाला भी टाइप 1। एडब्ल्यूएल ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया 300 मिलियन का डीबीएल से, और चार्ज है फैक्ट्री बिल्डिंग पे। रेगुलर पेमेंट्स होती रहे थे, 60% ऑफ द टोटल लोन पे कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, और जो कि जून 22 से ओवरड्यू था। नेगोशिएशन के बाद डीबीएल ने एग्री कर दिया है कि वो वेव कर देंगे मार्कअप 10%, और उसके अलावा ऐसे कर देंगे अगर वो इतनी पेमेंट कर दें, और अब उन्होंने ये नया एग्रीमेंट कर लिया है। Under provision of Companies Act, discuss how AWL factory building can be released from the charge register in favor of DBL. कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया हुआ था और रीपेमेंट्स वगैरह में डिफॉल्ट था, लेकिन आपस में फिर मिल के खुद ही से एग्री कर ली कुछ नई टर्म्स। ये नई टर्म्स एग्री कर लेने का क्या मतलब है? क्या किया है इन्होंने? मॉडिफिकेशन कर लिया है। तो अब ये इस मॉडिफिकेशन को रजिस्टर कराएंगे तो ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल होगी। तो अब वो कैसे रिलीज करा सकेंगे? अब नई शर्तों के मुताबिक जब वो पैसे पूरे अदा कर देंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करवा लेंगे। एज्यूम कि अगर ये 15 सितंबर तक वो प्रॉपर्टी रिलीज नहीं हुई, और एडब्ल्यूएल ने किसी और कंपनी के साथ उसकी डिस्पोजल का एग्रीमेंट कर लिया, तो क्या होगा? तो जहां पे हम बात करते हैं ना कि अगर आपने एक चीज डिले कर दी, तो वो कहते हैं कि अगर एक चीज की रजिस्ट्रेशन डिले हुई है और उस दौरान उसमें कोई और चेंजेस आ गई, तो लॉ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, उसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है। बिटवीन द लाइन एक बात लिखी हुई है कि अगर आप डिले में रजिस्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन अगर आप करवाते हैं, तो उस दौरान अगर कोई और गड़बड़ हो गई तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। ईगल लिमिटेड निगोशिएशन कर रहे हैं $2 मिलियन लॉन्ग टर्म लोन लेना चाह रहे हैं ओआईबी से, एक फॉरेन लेंडर है। वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं आपसे पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज पे 12 मार्च तक, और आपको उन्होंने मशवरा दिया है कि आप इस चार्ज को रजिस्टर भी करवा लें। उन्हें लगता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो बाहर का बैंक है। आपने मैनेजमेंट को बताना है कि वेदर विद हुम एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम डज ईएल नीड टू रजिस्टर द चार्ज। आपने बताना है कब कहाँ किसके पास रजिस्टर होगा। किसके पास रजिस्टर होगा? रजिस्ट्रार के पास होगा। कितने दिनों में? 30 दिन। और कौन कराएगा? वो कंपनी कराएगी जो लोन ले रही है, लेकिन इंटरेस्टेड पर्सन भी करवा सकता है, यानी आप भी करवा सकते हैं। एज्यूम ईएल वाज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द चार्ज बट फेल्ड टू डू सो। बताएं इससे क्या नुकसान होगा? तो आप बताएंगे वही कि वो चार्ज उनकी फेवर में नहीं रहेगा, वॉइड हो जाएगा, वो फिर उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। एज्यूम ईएल ने रजिस्टर कर लिया चार्ज को, लेकिन 3 महीने बाद रीपेमेंट जो है वो एक्सटेंड हो गया उसकी रिक्वेस्ट पे। अब क्या करें? मॉडिफिकेशन हुई है, मॉडिफिकेशन भी 30 डेज में उसी तरह से रजिस्टर कराएं जिस तरह से आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया था। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 7 के सारे पार्ट पेपर। एक बात समझ आ गई कि इस वाले जोन में चैप्टर 7 के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं, और वो 2-3 तरह की बातें ही हैं जो वो जरा ज्यादा पूछ रहे हैं। तो फिर हम अपनी दूसरी ब्रेक की तरफ चलते हैं। अब पता नहीं इस ब्रेक में आपको चाय मिलेगी नहीं, क्योंकि कल जब हम फ्री हुए तो फिर आपको चाय मिली थी, तो शायद आज भी ऐसा हो। तो दुआ करें आप लोग ताकि आप तीसरा सेशन सही से वो कर सकें। 4:23 हो रहे हैं, इससे पहले कि 24 हो जाए। 9-8 सेकंड रह गए, जल्दी से यहाँ से 15 मिनट काउंट करते हैं। 38। 4:38 पे दोबारा मिलते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी सेशन लंबा खींचते चले जाते हैं।